खुली अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विनियमन दर प्रणालियों, राष्ट्रों के मध्य व्यापार और वित्तीय संबंधों को आकार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विनिमय दर प्रणालियों को नियत, समायोजित और प्रबंधित प्लवमान मैनेज्ड फ्लोटिंग में विभाजित किया गया है। नियत प्रणालियों में सरकार द्वारा निर्धारित दरें होती हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा भंडार के माध्यम से बनाए रखा जाता है। समायोजनीय प्रणालियाँ बाजार संचालित दरों को स्थापित करती हैं जिनमें स्वतः भुगतान संतुलन समायोजन होता है। प्रबंधित प्लवमान प्रणाली मिश्रित या हाइब्रिड है जो केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप से दर में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। अल्पकालीन दर परिवर्तन अक्सर ब्याज दरों में अंतर और आय भिन्नता से उत्पन्न होते हैं, जबकि दीर्घकालिक पूर्वानुमान विभिन्न केंद्रों में मूल्य समायोजन हेतु दर समायोजन का सुझाव देने के लिए क्रय शक्ति समता सिद्धांत का उपयोग करते हैं। प्रत्येक प्रणाली वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक नीतियों पर अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करती हैं। खुली अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से अन्य देशों के साथ अंतरक्रिया करती है, जबकि बंद अर्थव्यवस्था शेष विश्व के साथ कोई संबंध नहीं होता। खुली अर्थव्यवस्था में अन्य देशों के साथ वस्तुओं, सेवाओं और वित्तीय संपत्तियों का व्यापार होता है। खुली अर्थव्यवस्था के जुड़ाव निर्गत बाजार आउटपुट मार्केट यह अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है। ये उपभोक्ताओं और उत्पादकों को घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच व्यापक विकल्प प्रदान करता है। वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट यह अन्य देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने की क्षमता है। यह निवेशकों को घरेलू विदेशी आस्तियों के बीच विकल्प प्रदान करता है। बाजार श्रम बाजार लेबर मार्केट कंपनियां उत्पादन स्थान चुन सकती हैं और श्रमिक अपने कार्य करने के स्थान का चयन कर सकते हैं। हालांकि आव्रजन कानून श्रम प्रवाह को प्रतिबंधित कर सकते हैं। व्यापार और सकल मांग विदेशी व्यापार कुल मांग को दो प्रकार से विभाजित करता है। रिसाव लीकेज विदेशी वस्तुओं की खरीद से आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव होता है जिससे कुल मांग कम हो जाती है। अंतःप्रवाह इंजेक्शन निर्यात चक्रीय प्रवाह में एक अंतर्प्रवाह के रूप में प्रविष्ट होता है जिससे सकल मांग में बढ़ोतरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक विनिमय सीमाओं के पार जाने वाले वस्तुओं एवं सामान के लेन देन के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एकल मुद्रा या सकल मुद्रा जारी करता बैंक नहीं है। यदि कोई राष्ट्रीय मुद्रा स्थिर क्रय शक्ति को बनाए रखती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाता है। अतीत में भरोसे के लिए वस्तुओं को अक्सर सोने जैसी परिसंपत्तियों का समर्थन प्राप्त होता था। हालांकि विनिमय में बढ़ोतरी के साथ सोना समर्थनकारी या सहायक परिसंपत्ति नहीं रह गया है। इन मुद्दों को देखने और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की गई है। भुगतान संतुलन BOP भुगतान संतुलन में एक निर्दिष्ट समय अवधि, सामान्यतः एक वर्ष में, किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों में विनिमय का लेखा जोखा शामिल होता है। इसमें दो प्रमुख खाते शामिल हैं, चालू खाता और पूंजी खाता। एक नए वर्गीकरण के अंतर्गत अदायगी संतुलन को 3 खातों में विभाजित किया जाता है: चालू खाता, वित्तीय खाता, पूंजी खाता। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अदायगी संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सैमुअल BPM6 के 6ठे संस्करण के अनुसार है। भारत ने भी इस निवेश परिवर्तन को कर लिया है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक
पुराने वर्गीकरण के आधार पर लेखांकन डेटा प्रकाशित कर रहा है। चालू खाता में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के साथ साथ अंतरण भुगतान को भी शामिल किया जाता है। चालू खाते के घटक: चालू खाते में वस्तुओं के व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, वस्तुओं का आयात, सेवाओं से व्यापार, निवल उत्पादन आय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति से निवल आय, निवल निवेश आय, निवल गैर उपदान आय, जहाजरानी, बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं आदि, अंतरण भुगतान, उपहार, प्रेषण, धन तथा अनुदान। वस्तुओं के व्यापार: इसमें वस्तुओं का निर्यात आयात शामिल होता है। विदेशी सामान खरीदने आयात से घरेलू मांग कम हो जाती है, जबकि अन्य देशों में सामान बेचना निर्यात से देश में घरेलू मांग बढ़ जाती है। सेवाओं में व्यापार: इसमें कारक आय और गैर कारक आय शामिल है। अंतरण भुगतान: किसी देश के निवासियों द्वारा बदले में किसी भी वस्तु या सेवाओं की अदायगी के बिना मुफ्त में प्राप्तियां। इसमें विदेश में रहने वाले निजी नागरिकों या सरकार से प्राप्त उपहार, विप्रेषण और अनुदान शामिल हैं। अर्थात आर्थिक निहितार्थ: विदेशी वस्तुओं की खरीद या आयात देश में एक प्रकार का व्यय है जो अन्य देश के संदर्भ में उसकी आय होता है तथा वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग को कम करता है। इसके विपरीत विदेशों में माल की बिक्री या निर्यात से देश में आय होती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि होती है। चालू खाते में संतुलन: चालू खाते में संतुलन तब होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते में भुगतान के बराबर होती हैं। यह देश के अन्य देशों के साथ ऋणदाता अधिक या उधारकर्ता घाटा के रूप में स्थिति को दर्शाता है। चालू खाते का अधिक, प्राप्तियां ज़्यादा होंगी भुगतान से। संतुलित चालू खाता: प्राप्तियां बराबर, भुगतान होंगी। चालू खाते का घाटा: प्राप्तियां कम होंगी भुगतान से। चालू खाते में संतुलन के घटक: व्यापार संतुलन BOT या कारोबार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड बैलेंस। इसे एक निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर वस्तुओं के निर्यात और आयात के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यापार संतुलन में निर्यात को क्रेडिट या जोड़ा जाता है, जबकि आयात को डेबिट या घटाया जाता है। एक संतुलित बाजार। हाँ।